नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वहीं भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही जारी। देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा की धूम। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, जेपी नड्डा और राम मोहन नायडू सहित तमाम मंत्रियों ने अपने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। झारखंड के छात्र आंदोलन पर भाजपा ने विपक्ष को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, छात्र हितों का स्वांग बच रहा है विपक्ष। अमेरिका ईरान की लड़ाई से पैदा हुआ गंभीर पर्यावरणीय संकट। तेल टैंकर से रिसाव के कारण ओमान तट पर करीब 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला तेल। और कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 265। बचाव दल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटा। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। विपक्ष और सरकार के बीच लगातार टकराव की वजह से लगभग पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में मौजूद रहे। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में विधायी कामकाज को देखें तो मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। शुरुआत से ही विपक्षी दलों ने 2 बड़े मुद्दों पर सदन में जोरदार हंगामा किया। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बावजूद सरकार ने कई विधेयक पारित करवाए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक, कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल, एमएसएमई संशोधन बिल, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 समेत कई अहम बिल शामिल हैं। सरकार का कहना था कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी। विपक्ष का आरोप था कि सरकार जवाबदेही से बच रही है। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की पेशकश की, लेकिन गतिरोध बना रहा। अंत में लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आइए आपको सीधे चलते हैं विज्ञान भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। श्री रवि चतुर्वेदी, श्री ओम कटारे। श्री ओम कटारे को भारतीय रंगमंच में निर्देशन में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री ओम कटारे। श्री गुम्मड़ी गोपाल कृष्ण राव। श्री गुम्मड़ी गोपाल कृष्ण राव को भारतीय रंगमंच में निर्देशन में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री गुम्मड़ी गोपाल कृष्ण राव। श्री वागई चंद्रशेखर। श्री वागई चंद्रशेखर को भारतीय रंगमंच में अभिनय में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री वागई चंद्रशेखर। श्री अरुण नलावड़े। श्री अरुण नालावड़े को भारतीय रंगमंच में अभिनय में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री अरुण नलावड़े। श्री धीरेन डी मर्चेंट। श्री धीरेन डी मर्चेंट को भारतीय रंगमंच में प्रकाश विन्यास में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री धीरेन डी मर्चेंट। श्री दिनेश कुमार पोद्दार। श्री दिनेश कुमार पोद्दार को भारतीय रंगमंच में प्रकाश विन्यास में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री दिनेश कुमार पोद्दार। श्री मुकुंद राम मराठे। श्री मुकुंद राम मराठे को महाराष्ट्र के पारंपरिक रंगमंच में
संगीत नाटक में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री मुकुंद राम मराठे। श्री दुर्शेट्टी रामैया। श्री दुर्शेट्टी रामैया को तेलंगाना के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री दुर्शेट्टी रामैया। श्री के मुरुगन। श्री के मुरुगन को पुडुचेरी के लोक नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री के मुरुगन। श्री एस सी शर्मा। श्री एस सी शर्मा को कर्नाटक के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री एस सी शर्मा। श्री महेंद्र राम। श्री महेंद्र राम को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। देवियों सज्जनों, श्री महेंद्र राम। श्रीमती बुटन देवी और श्रीमती सोमारी देवी। श्रीमती बुटन देवी और श्रीमती सोमारी देवी को झारखंड के लोक नृत्य में योगदान के लिए संयुक्त रूप से वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती बुटन देवी और श्रीमती सोमारी देवी। श्री रणजीत कुमार नाग। श्री रणजीत कुमार नाग को ओडिशा के संबलपुरी लोक नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री रणजीत कुमार नाग। श्री हवा सिंह नाथ। श्री हवा सिंह नाथ को हरियाणा के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री हवा सिंह नाथ। श्री भेसुजो फेसाओ। श्री भेसुजो फेसाओ को नागालैंड के लोक संगीत चाखेसांग में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री भेसुजो फेसाओ। श्रीमती लॉरेम्बम बेदबती। श्रीमती लॉरेम्बम बेदबती को मणिपुर के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती लॉरेम्बम बेदबती। श्री सुभाष यमुना नारायण नकाशे। श्री सुभाष यमुना नारायण नकाशे को महाराष्ट्र के लोक नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री सुभाष यमुना नारायण नकाशे। श्री किशोर भाई सोमा भाई मिस्त्री। श्री किशोर भाई सोमा भाई मिस्त्री को रुद्र वीणा वाद्य निर्माण के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री किशोर भाई सोमा भाई मिस्त्री। श्रीमती टी एस सत्यवती। श्रीमती टी एस सत्यवती को संगीत के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती वॉलेटी रंगमणि। श्रीमती वॉलेटी रंगमणि को नृत्य के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से देवियों सज्जनों सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती वॉलेटी रंगमणि। श्रीमती शुभदा मनोहर वराडकर। श्रीमती शुभदा मनोहर वराडकर को नृत्य प्रदर्शन कला के क्षेत्र में विद्वता के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती शुभदा मनोहर वराडकर। श्रीमती तौपती चौधरी। श्रीमती तौपती चौधरी को प्रदर्शन कला के
कला समीक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती तौपती चौधरी, श्रीमती सुनंदा नायर। श्रीमती सुनंदा नायर को विदेश में भारतीय नृत्य मोहिनी अट्टम के प्रसार में योगदान के लिए वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती सुनंदा नायर। देवियों सज्जनों, ये थे वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही माननीय मंत्रीगण और अन्य महानुभावों से भी निवेदन है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज यहां संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता और वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी विभूतियों को हार्दिक बधाई, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें विज्ञान भवन से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार हैं वो प्रदान किए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने उस मंच को शुद्ध करने के लिए वहां हवन किया और राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसे भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा, कुछ देर पहले खड़गे जी ने जो भी कहा वो वाकई दुखद है। बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, हम इसकी जांच करेंगे। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में तिरंगा यात्रा और तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरों से लेकर गांव तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोग देशभक्ति की भावना के साथ इस जन आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तिरंगा यात्रा और तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे देश में 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर जगह मनाने का तय किया है। इसी तहत हर शहर में, हर गांव में तिरंगा यात्राएं निकलें और लोग अपने तिरंगा यात्रा के साथ देशभक्ति के गानों के साथ इसमें अपने आप को समावेश करें। आज मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं अपने निवास स्थान पर तिरंगा फहराऊं अपने परिवार के साथ, और ऐसे मैं ही नहीं, करोड़ों करोड़ लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं और इस जन आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।
राजधानी दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा रैली को झंडा दिखाया और फिर रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ा वो है और हमारे आज़ादी, इस तिरंगे के पीछे हमने आज़ादी पाई। आज हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ही अहम है कि इस तिरंगा के उस रिस्पेक्ट को हम आगे बढ़ाएं और देश को भी विकसित और आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए एक जिस तरह से हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है, देश के करोड़ों जिस तरह से जुड़ रहे हैं, दिल्ली से लेकर गली तक हर युवा व्यक्ति आज इसके कार्यक्रम में जुड़ रहा है। तो ये हमारे देश के भविष्य का एक अच्छा सा चित्र हमें दिखाता है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर जोर दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सत्र 2026 में गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा कभी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली साधन था और अब इसे आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बनाने की जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों से उत्पाद डिजाइन करने से पहले बाजार के बारे में सोचने का आग्रह किया। वस्त्र मंत्री ने हथकरघा को एक विशिष्ट जीआई टैग प्राप्त और उच्च मूल्य वाले उत्पाद के रूप में विकसित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने प्रदर्शनी का दौरा किया और विद्यार्थियों से बातचीत भी। विद्यार्थियों को उद्यमी और रोजगार सृजनकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम के दौरान कई एमओयूज पर साइन किए गए। इन समझौतों का उद्देश्य भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान में उद्योग, अकादमिक सहयोग, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता, संकाय विकास, इंटर्नशिप और संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। हैंडलूम नरेंद्र मोदी जी का सपना कि हैंडलूम विभर आज उनके प्रयास से लास्ट 3 सेंसस में 65 लाख घट के आया 43 लाख और अब 35 लाख था 19 में, जो बढ़ के आ गया लगभग 36 लाख। उसका एक ही कारण है, मोदी जी का सपना है कि वीवर का इनकम बढ़े। हम लोगों ने तय किया है मिनिमम 50,000 वीवर का इनकम हो और निश प्रोडक्ट हम बढ़ाएंगे, क्योंकि अब सिल्क पहले हम 26,000 मेट्रिक टन पैदा करते थे, अभी 43,000 मेट्रिक टन हम कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम 60,000 मेट्रिक टन का लिया है। वहीं कार्यक्रम में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IHT के छात्रों द्वारा हैंडलूम क्षेत्र से जुड़े प्रयोगों और उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया था, जहां देश के सभी केंद्रीय 6 IHT में अध्ययन करने वाले छात्रों ने इस क्षेत्र के नवाचारों और विविधता का प्रदर्शन किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 6 जो IIST हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर अपने हुनर को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, जो कि हैंडलूम जो है उसका एक बिल्कुल नया रंग रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हैंडलूम सिर्फ परंपरागत साड़ी या दूसरे फैब्रिक से हटकर अब रोज़मर्रा की ज़रूरतों के जो सामान हैं, जो बच्चों के कपड़े हैं या बैग्स हैं, वहाँ तक पहुँच चुका है। और जो IIST के जो छात्र हैं वो लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी के ये वीवर्स हैं जो कि हैंडलूम सेक्टर में अपना भविष्य बुन रहे हैं। आज के टाइम पे जहाँ दुनिया जो है बढ़ती जा रही है, उसमें क्या है, हैंडलूम जो है नीचे नीचे दबता जा रहा है। यहाँ पावर लूम आ गए, सब क्या है तुरंत बनाते हैं, लेकिन ये हमारा सा जो कल्चर है, इस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने हैंडलूम का वो किया है। अब यहाँ पे आप देखिए सारा जो है मेहनत है, सारा लोगों की मेहनत है। सस्टेनेबल कपड़े जो है वो बनाए जा रहे हैं, इको फ्रेंडली कपड़े जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के ऐसे नवाचार हैं जो कि घरों में जिस तरीके से आप साज सज्जा के लिए तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये जो आसाम का है, आसाम का मैप है, मैप के साथ इधर आसाम का जो बिहू पॉपुलर डांस है, बिहू को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद आसाम का स्नैक्स, पीठा, लाड़ू
उसके बाद जापी हैंडीक्राफ्ट। वी आर फ्रॉम IIT जोधपुर राजस्थान। तो हम यहाँ पर ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं, जो भारतीय हथकरघा है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट का मतलब होता है कि हम हाथ से प्रिंट करते हैं, एक एक ब्लॉक को हाथ से बनाया जाता है, हम प्रिंट प्रिपेयर करते हैं और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अभी हम ये लोइन लूम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए वॉल हैंगिंग ऐसा फ्रेम में रखने के लिए लगाया बनाया। ये हम कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी के वो युवा हैं जो कि हैंडलूम को आगे लेके जाएंगे और ऐसे ही युवा जो हैं वो हैंडलूम सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तमाम IIST में और कई तरह के नवाचार कर रहे हैं, नए रंग रूप में जो है वो हैंडलूम को पेश कर रहे हैं और जो कि सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। जिस तरीके से अब दुनिया में सस्टेनेबल जो है लिविंग की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा हैंडलूम सेक्टर जो है इसमें बहुत आगे है और ये नई पीढ़ी है युवाओं की जो कि हैंडलूम सेक्टर में लगातार नवाचार कर रही है और नए नए प्रयोग करके हैंडलूम सेक्टर को आगे ले जाने का काम कर रही है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी सेल्फी साझा कर देशव्यापी स्वतंत्रता दिवस समारोह में भागीदारी दर्ज करवाई। उन्होंने तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करते हुए नागरिकों से भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। डॉ. जयशंकर ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रध्वज के प्रति गौरव, सम्मान और जुड़ाव की भावना को मजबूत करना है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी सेल्फी साझा कर देशव्यापी स्वतंत्रता दिवस समारोह में भागीदारी को दर्ज करवाया। और आइए बात करते हैं झारखंड से जुड़ी हुई। बीते सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर छात्र बेहद आक्रोशित हैं। इसके विरोध में छात्रों ने कल देर रात रांची की सड़कों पर जबरदस्त मार्च निकाला। आंदोलनकारी छात्रों से खास बात की हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार ने। झारखंड में छात्रों का आंदोलन 20वें दिन में पहुंच गया है और लगातार ये अपनी मांग पर इसी तरीके से अडिग है और ये आंदोलन को और अब बृहत रूप देने की तैयारी में। आप लोग रात भर यहाँ टिके रह रहे हैं, इस तरीके से आपका शरीर भी जवाब दे रहा है। कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? देखिए, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, जैसे भी करके। वैसे हम लोग का तो इतना साहस नहीं होता है, लेकिन अगल बगल वाले जितना अभी है इतना मदद कर रहे कि वो लोग का इससे हम लोग को थोड़ा सा साहस मिलता है और हम लोग यहाँ 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से डिमांड करेंगे कि आज 20 दिन हुआ है तो ये 20 दिन का सफ़र आसान नहीं रहा है, लेकिन हम लोग यही बताना चाहेंगे कि सरकार मुद्दों पे बात करे, हमसे बात करे और समस्याओं का सॉल्यूशन करे। केवल CBI से नहीं बल्कि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में मांग को पूरा करने का बात कर रहे हैं, उस लिमिटेड समय में जांच को पूरा करना, ताकि छात्रों को अपनी परीक्षा अपने उम्र में ही मिल जाए। ये कह रहे हैं कि इनके जो हौसले हैं वो इसी तरीके से बुलंद रहेंगे और सरकार जब तक इनकी पूरी मांगों को नहीं मांग लेती, ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और अब तो ये पूरे स्टेट में भूख और हंगर स्ट्राइक की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पिछली सरकार के दौरान नई व्यवस्था के तहत जारी किए गए सभी OBC प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अब राज्य में OBC A और OBC B नाम के दो अलग अलग OBC श्रेणियां नहीं होंगी। अदालत ने कहा कि इन दोनों श्रेणियों के तहत जारी किए गए OBC प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र रखने वाले लोगों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं में अपने फौलादी दांव से विरोधी को चित करने वाली भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल अगले महीने जापान में होने वाली एशियन गेम्स के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। DD न्यूज़ संवाददाता गौरव कुमार ने उनसे खास बातचीत की। आप देखिए बातचीत, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स में इस बार रेसलिंग से पदक की संख्या बढ़ती रहे, इसके लिए महिला पहलवान अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं और इस वक्त हमारे साथ अंतिम पंघाल हैं। जो सबसे पहला सवाल, आपसे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं और आप जब भी मैट पर उतरती हैं तो ये उम्मीदें क्या आप पे किसी तरह का कोई दबाव पैदा करती हैं? प्रेशर तो कुछ नहीं होता है, बस यही है कि भाई अपना 100% देना, जो मेहनत की है या फिर सबको हमसे उम्मीद है। हम 6 लड़के सिलेक्ट हुए हैं तो हम अपना 100% दे के आएंगे। अंतिम, आपने एशियन गेम्स भी खेला है, आपने ओलंपिक भी खेला है,
हालांकि लास्ट ओलंपिक आपके लिए उतना सफल नहीं रहा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल लेते हैं तो फिर ये अनुभव जो है वो आपके बहुत काम आता है। हाँ, जब लास्ट टाइम गई थी तो इतना कुछ सब कुछ पता नहीं था, लेकिन इस बार तो थोड़ा हाँ पता है कि भाई कैसे कुछ होगा, तो थोड़ी तो मतलब मदद तो होगी भाई, सब कुछ पहले से पता होगा, वरना एकदम से देखते हैं तो थोड़ा ये अजीब सा भी लगता है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत है वो स्किल्स पे हो रही है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे हो रही है, साथ ही साथ जापान के कोच जो हैं वो भी आप लोग को काफ़ी अच्छी टिप्स दे रहे हैं। तो ऑन टोटल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो किन किन बातों पे है आपका? कुछ से तो मैट पे लड़ने होते हैं तो अभी टेक्निक वगैरह के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि चाइना जापान इनके ऊपर इनके साथ ही ज़्यादा अच्छी बाउट होगी तो टेक्निक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिन बाउट्स में आपको सफलता नहीं मिली, जैसे पिछले ओलंपिक में या फिर और भी जो टूर्नामेंट्स बात करें, तो आपने क्या कुछ एक अगर आपने कभी अपना वीडियो देखा हो या आपने एक एनालिसिस किया हो तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा आप अपने अंदर कमी पाती हैं? ओलंपिक की बाउट हो गई या फिर एक आधी बाउट हुई है, उनमें मुझे खुद को नहीं पता होता, उस टाइम पे मैं समझ में नहीं आता क्या हुआ था। ओलंपिक के टाइम पे तो मुझे भी समझ में नहीं आता क्या हुआ, लेकिन उसके बाद इंजरी वगैरह भी थी, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, कमर में भी थी, शोल्डर में भी थी, लेकिन उसके बाद ठीक की और फिर दोबारा से यही सोच के आई थी आगे ये गलती नहीं करूँगी। अभी जिस तरह से एक्सपोजर मिल रहा है लगातार और जिस तरह से जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनका कितना फ़ायदा मिल रहा है? हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे कैंप लगा है दिल्ली में, यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, टॉप्स भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, साई भी करती है, फेडरेशन भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, किसी चीज़ की भी जरूरत हो तो बाहर भी कैंप लगवाने हो तो बाहर भी कैंप लगवाती है, सब कुछ करते हैं। अभी यहाँ पे कैंप लगवाया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। जापान की कंडीशंस के बीच में क्योंकि आपको रहना होगा, तो उस कंडीशंस को किस तरह से देखती हैं? पिछले साल कैंप में गए थे तो थोड़ा पता है वहाँ पे क्या कुछ है, मतलब थोड़ा देख के आए हैं तो थोड़ा तो मदद तो मिलती है भाई, लेकिन ये तो एक वे दूसरी कंट्री में जाके हम खेलेंगे तो थोड़ा सा तो डलने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। चलिए, आपकी बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है अंतिम पंघाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो काफ़ी अपने आप को परिपक्व मान रही हैं एशियन गेम्स के लिए। ओलंपिक में भले ही उनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक लक्ष्य उनका ओलंपिक भी है, लेकिन फ़िलहाल वो अपना सारा फोकस एशियन गेम्स की तैयारी पर रख रही हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।